जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमर लाइब्रेरी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको विदेशी कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बारे में बता दिए हैं। आप अपने पिछले वीडियो में इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अवध, मराठा, पंजाब, ये सब में कैसे कैसे मतलब इसके आगे बढ़ते बढ़ते अंग्रेज़ों ने कैसे इन सभी जगहों पर अपना कब्जा करते गया है, ऐसे ही हम लोग इसके आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के बारे में मैं सबसे पहले आपको कहानी सुना देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं हम यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसे पढ़ दूँगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो पहले कहानी पे ध्यान देंगे। तो एक कहानी सबसे पहले हम आपको बता दें बंगाल के बारे में। तो बंगाल की स्थापना सबसे पहले मुर्शीद कुली खान ने किया था। ठीक है, और इन्होंने ही जो है मुर्शिदाबाद को बनाया था। इन्होंने ही मुर्शिदाबाद नामक शहर बसाया था। ठीक है, और इनके बाद इनका अगला शासक शुजाउद्दीन बना। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई थी 1728 में। तो उसके बाद अगला शासक शुजाउद्दीन बना। फिर शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो गई 1739 में। उसके बाद अगला शासक अलीवर्दी खान बना। ठीक है, अलीवर्दी खान की भी मृत्यु हो गई 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला बना। अब आगे हम लोग ज़्यादातर सिराजुद्दौला ही हैं तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला कौन था? तो सिराजुद्दौला का जो है ना अपने परिवार में ही नहीं जमता था। जैसे उसकी एक मौसी थी घसीटी बेगम। ठीक है, उसकी मौसी थी घसीटी बेगम। तो उससे उसका विवाद चलता था, क्योंकि मौसी है तो वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने, लेकिन कौन बन गया था? तो सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का अपने परिवार से ही नहीं जमता था। उसकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, जिसका उससे विवाद चलता था। और उसी का फ़ायदा उठाकर विवाद हो रहा था इधर, अपने परिवार में ही विवाद चलता था, और उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज जो था बंगाल के क्षेत्र में किला बनाना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, अब आपके घर ही में मतलब कि कैसे हम लोग के परिवार में ही झगड़ा होता है तो आस पड़ोस वाले उसका फ़ायदा उठाते, तो उसी तरह से अंग्रेज़ों ने देखा कि सिराजुद्दौला का अपने परिवार से ही नहीं जमता है। उसी बीच उसने क्या किया था, फ़ायदा उठाकर क्या किया था, बंगाल के क्षेत्र में ही किला बनाना आरंभ कर दिया था। और इस किले को कहते हैं फोर्ट विलियम का किला कहते हैं। ठीक है, जिस कारण जो है सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। और सिराजुद्दौला ने फिर क्या किया, अचानक किला पर हमला कर दिया। फिर क्या किया, सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला किया और उसमें से 146 लोगों को बंदी बना दिया। एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को डालकर उसमें बंदी बना दिया। ठीक है, फिर उसमें से 123 की मृत्यु हो गई। 146 को डाला, ठीक है, एक छोटे से कमरे में एकदम ऊपर से डाल कर एकदम बंद कर दिया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई और सिर्फ 23 ही जीवित बचे थे। ठीक है दोस्तों, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अब इसे बताया कि इसने, तो एक इतिहासकार था हॉर्नबिल। एक इतिहासकार था हॉर्नबिल ने यही इसी बात को बताया सबको जा कर के। ठीक है, तो हॉर्नबिल कौन था? तो हॉर्नबिल भी इतिहासकार था और इसको भी उसमें डाल दिया गया था। लेकिन अभी बच गया कैसे? 146 लोग में से ये भी एक हॉर्नबिल भी एक था, तो अभी बच गया कैसे? तो जब ये बच गया तो इससे पूछा कि आप कैसे बच गए? तो ये बोला कि हमको ना सबसे ऊपर में डाला था, सबसे लास्ट में डाला था, तो हम फिर मतलब कि अपना सांस किसी तरह से बचा लिया, फिर अपना बच गया ये। ठीक है, तो इसके बारे में कौन बताया? आपका हॉर्नबिल एक इतिहासकार था, वो ही बताया। और इसी क्रम में सिराजुद्दौला को हराने के लिए जो है ना, मद्रास का गवर्नर जो था उस समय, नीचे मद्रास है आपका, बंगाल के नीचे मद्रास का था, तो इसी समय सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर जो है लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, बंगाल आ गया था, इसी यहाँ पर ये हुआ। और इसी क्रम में आपका लॉर्ड क्लाइव मद्रास से बंगाल आया।
और फिर वो क्या बोला कि सिराजुद्दौला की, फिर उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला से सेना, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था एक मीर जाफ़र था उस समय। उस समय क्या था कि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है। उसको क्या किया, उसने अपने में मिला लिया, ठीक है। सिराजुद्दौला का ये थी सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अपने में मिला लिया था। और इसी के क्रम में आपका जो है 23 जून 1757 को जो है बंगाल में आपका हुगली नदी के किनारे पलासी का युद्ध हुआ था। आगे हम लोग पलासी के युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, अभी मैं छोटा सा कहानी बता रही हूँ। और फिर क्या किया, सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र के कहने पर मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला को क्या बोला कि आप जाइए, ठीक है, आप जाइए। युद्ध होने से पहले ही उसको बोला कि आप जाइए, हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और वो उसके जाने के मार्ग में ही उसका क्या किया, हत्या करवा दिया। किसका, सिराजुद्दौला का हत्या करवा दिया। उसी का सेनापति जो है मीर जाफ़र मिल करके, अंग्रेज़ों से मिल के उसका क्या कर दिया, उसी के समय उसका हत्या करवा दिया। और मीर जाफ़र फिर चुपचाप अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। वो अपना ये को राजा को ही मरवा दिया। और फिर क्या कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ से अपना जाकर मिल गया। फिर मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ही बचा तो उस समय क्या किया, उसको बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है दोस्तों। और फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से क्या किया ना, धन लेना जो है, धन मांगना आरंभ कर दिया, ठीक है। अंग्रेज़ जो था, अब मीर जाफ़र को तो खुद ही बैठाया था, तो एक कठपुतली की तरह सोचा कि मीर जाफ़र को चलाएं, तो क्या किया, धन मांगना शुरू कर दिया। लेकिन क्या था कि जब धन समाप्त हो गया तो मीर जाफ़र जो था धन देने से कतराने लगा। जब धन समाप्त हो गया तो मीर जाफ़र धन देने से कतराने लगा। इस कारण से मीर कासिम को नवाब, इस कारण जो था ना, उसको फिर उसका एक दामाद था मीर कासिम, मीर जाफ़र का दामाद कौन था, मीर कासिम, तो धन देने में कतराने लगा। तो इस कारण अंग्रेज क्या किया, मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। उस मीर कासिम कौन था, मीर जाफ़र का दामाद था। फिर मीर कासिम जो है क्या किया ना, सबसे पहले राजधानी को चेंज किया, ठीक है। राजधानी को मुर्शिदाबाद बना दिया, ठीक है, बना दिया। और जो मुर्शिदाबाद कहाँ है आपका, बिहार में है। फिर 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया। फिर क्या किया, उस मीर कासिम एक अच्छा शासक था, तो वो अपने मन से करता था, अंग्रेज़ों का नहीं सुनता था। तो उसको क्या किया था, 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया था। और इसी बीच वह अवध के उस समय, अवध भी आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसी बीच अवध के नवाब वहाँ उस समय थे सिराजुद्दौला, ठीक है। इसी समय अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे। अब मुगल शासक कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। और एक खुद आपका मीर कासिम हो गया। इन तीनों की त्रिगुट सेना बनी, ठीक है दोस्तों। इन तीनों की त्रिगुट सेना बनी। और फिर क्या किया, त्रिकूट सेना यहाँ पे तैयार हो गया था। और उसने फिर क्या किया, 1764 में बक्सर जो बिहार में है, बक्सर में आकर अंग्रेज़ों के तरफ से, मतलब बक्सर में आकर, बक्सर की लड़ाई कब हुआ, 1764 में हुआ। और इस समय अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। ये भी सवाल बहुत बार पूछता है कि मतलब बक्सर का युद्ध के समय अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। फिर क्या किया हेक्टर मुनरो, था उस समय। फिर क्या हुआ, वो तो फिर हार गया था। ये हेक्टर मुनरो जो था वो त्रिगुट सेना को हरा दिया, ठीक है। तो अब तो ये क्लियर हो गया था कि अब त्रिगुट सेना हार गई है, तो इसके आगे तो अब मतलब कि ज़्यादा ये अंग्रेज का ही शासन चलेगा। तो इस समय इस तरह से कर करके उसने क्या किया, बंगाल को भी जीत लिया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं बंगाल के बारे में, कुछ बातें पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। छोटा सा कहानी मैंने शॉर्ट में ये आपको बता दिया कि फिर आपको ये, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये अच्छा लगे, मतलब कि लगेगा कि अरे ये तो मैंने अभी पढ़ा ही, अभी तो सुना ही है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो अभी जैसा कि बताएं, हम सबसे पहले मुर्शीद कुली खां थे बंगाल के संस्थापक, ठीक है। बंगाल की स्थापना किया था। और ये सूबेदार थे कब, 1719 में सूबेदार मुर्शीद कुली खान,
बंगाल को मजबूत बनाया मुर्शीद कुली खान। और अभी मैंने बताया था कि मुर्शिदाबाद की स्थापना भी यही किए थे। बंगाल पर उड़ीसा में मिल गए। उसके बाद सुजाउद्दीन आया, अभी बताए थे। उसके बाद कौन था? सुजाउद्दीन। बिहार में भी इसे मिला, बिहार भी इसमें मिल गया था सुजाउद्दीन के समय। उसके बाद दो भाई थे, सरफराज खां और अलीवर्दी खां। ठीक है, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। कौन सा? घेरिया का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच उत्तराधिकार के लिए कौन सा युद्ध हुआ था? तो घेरिया का युद्ध। तो इसके बाद कौन बना था? चूंकि सरफराज खान हार गया था तो इसके बाद अलीवर्दी खान बना था। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर बंगाल में असंतोष हो गया था, राजनीतिक रूप से जो था असंतोष हो गया। जैसा कि अभी बताएं कि अलीवर्दी खां का जो मतलब उसके का भी, इसके आगे देखिए बताते हैं। फिर उसके बाद आपका आया सिराजुद्दौला। वही सिराजुद्दौला है जो बोले थे जिसकी मौसी से उसका जमता नहीं था। मतलब घर में ही झगड़ा के कारण अंग्रेजों ने सोचा कि और इस पर अभी ये कर देते हैं। फिर देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। उसके बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। सिराजुद्दौला को जो अभी बताएं हम दोस्तों कि पलासी के युद्ध के मतलब समय ही मीर जाफ़र ने, सेनापति था उसका, इसको धोखा दे दिया और युद्ध में ही मरवा दिया। उसके बाद मीर जाफ़र बना। फिर मीर जाफ़र के बाद उसका दामाद मीर कासिम बना। और मीर कासिम अभी आपका त्रिगुट सेना के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध किए थे 1764 में। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी सिर्फ ये ऐसे ही अभी रीडिंग करने वाला ही है, अभी समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो सिराजुद्दौला का नवाब बनने से असंतुष्ट गुट का निर्माण होने लगा। अभी बताएं, सिराजुद्दौला जब बने तो उसका परिवार में ही कोई वो लोग खुश नहीं थे, उसकी मौसी और भी लोग। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से असंतुष्ट गुट का निर्माण होने लगा तथा सिराज के युवा उत्साह को प्रशासनिक सुधार के क्रम में पुराने लोगों को प्रशासन से हटाकर नए वर्ग की नियुक्ति की, जिससे असंतुष्ट को मौर्य और मजबूत हो गया। अंग्रेजों को किलेबंदी की मनाही का आदेश दिया, किंतु जब वे न माने तो वहां आक्रमण कर अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप से भगाने को विवश कर दिया। किंतु बाद में जब क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ा दक्षिण से बंगाल आ पहुंची तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और मजबूत होकर सिराज को 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी बताए थे कि वही जो अंग्रेज वहाँ पे मतलब कि कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम का स्थापना कर रहे थे, तो इसीलिए इससे मजबूर होकर के सिराजुद्दौला को वहाँ पर आक्रमण करना पड़ा था। ठीक है, और उसी के क्रम में हुआ था 1757 का युद्ध पलासी का। अब देखते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे जो हॉर्नवेल नामक अधिकारी ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया। हॉर्नवेल वही अभी जो बता चुके हैं इतिहासकार था, जिसके अनुसार सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। अभी बताए हैं इससे पीछे। आक्रमण के समय ब्रिटिश नागरिकों को एक कोठरी में बंद कर उन्हें मृत्युदंड जैसी सजा दी, किंतु यह संदिग्ध उदाहरण है। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में सिराज को शिकस्त देकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। अभी बताएं कि जो मीर जाफर उसका सेनापति था, उसने ही सिराजुद्दौला को क्या किया? धोखा दे दिया और अंग्रेजों से मिल गया। उसके बदले में 24 परगना की जमींदारी और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए। जब जाफर अधिक लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ तो 1760 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अभी बताएं कि इसे धन मांगता था मीर जाफर से, तो मीर जाफर जब नहीं दिया तो क्या किया? अंग्रेजों को लगा कि इससे अब कोई लाभ नहीं है, तो 1760 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को नवाब बनाया। किंतु प्रशासनिक अनुभव के कारण कासिम शीघ्र ही समझ गए कि अंग्रेजों की रुचि केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में है। ठीक है, मीर कासिम एक योग्य शासक था, बहुत अच्छा शासक था।
ठीक है, तो उसको तुरंत ही पता चल गया कि अच्छा अंग्रेज सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं। दस्तक के दुरुपयोग, चुंगी रहित व्यापार का पत्र के प्रश्न पर दोनों में मनमुटाव हो गया। ठीक है, वो दोनों में मनमुटाव होने लगा। और सबसे कासिम ने क्या किया, ये सवाल तो एकदम पूछता है। कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दी। कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ, मुंगेर जो बिहार में है, स्थापित कर दी। तो 1763 में उसे नवाब के पद से हटा दिया। फिर क्या किया अंग्रेज, इसको भी नवाब के पद से हटा दिया। और इसी बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अभी बता चुके हैं, और मीर कासिम एक त्रिगुट सेना तैयार किया। और 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की छोटी सी सेना ने त्रिगुट सेना को हराकर पलासी के युद्ध के निर्णय की पुष्टि की। अंग्रेज जो था क्या किया, अंग्रेजों की छोटी सी सेना थी ना, और यहाँ के सबसे मजबूत जो तीन शासक थे, जैसे कि अवध का सिराजुद्दौला हो गया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हो गया, और कासिम तो थे ही। त्रिगुट सेना को क्या किया, हरा दिया हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। बताए थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और फिर क्या किया इन्होंने, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, फिर क्या किया, अब तीनों तो ही हार गया थी, तीनों के साथ मतलब कि हुआ, मतलब अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय तीनों तो हार गया था ना, लेकिन उस समय थे अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब वह नहीं, ये तो शाह आलम द्वितीय तो मुगल काल के थे, मुगल शासक थे। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय के साथ क्या हुआ था, इलाहाबाद का संधि हुआ था। और मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी राजस्व का अधिकार मिला। और क्या किया शाह आलम द्वितीय ने, क्या दे दिया उसे, अंग्रेजों को दे दिया, बंगाल की दीवानी का अधिकार दे दिया। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम का अधिकार नवाब के पास रहने दिया। ठीक है, और क्या किया था उस समय, निजाम का जो अधिकार था वहीं के नवाब के पास ही रहने दिया, और दीवानी का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। और 1765 से 72 तक बंगाल में इस तरह द्वैत शासन बना रहा, और बंगाल की भारी लूट की गई। इसके बाद तो अवध है, लेकिन अवध को तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद अवध है, अभी बंगाल ही चल रहा है मेरा, तो इसके आगे भी अभी और बंगाल पढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल मुख्यतः 1717 से 1719 के बीच मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में ही एक बेहतर मजबूत इकाई के रूप में उभरा था। सबसे पहले देखे थे हम लोग, कौन था, तो मुर्शीद कुली खान ही थे, कि बेहतर मजबूत के रूप में उभरा। मुर्शीद ने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के द्वारा बंगाल को नई मजबूती दी, किंतु उसने मुगल सम्राट को नजराना देना जारी रखा। प्रशासन में मुर्शीद ने धर्म निरपेक्ष मूल्यों को अपनाते हुए हिंदुओं की भी नियुक्ति की तथा बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद सबसे पहले कौन हस्तांतरित किया था, अभी पीछे हम पढ़ के बता चुके आपका, मुर्शीद कुली खान। 1719 ईस्वी में उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल कर लिया गया, किंतु 1733 में जब शुजाउद्दीन के समय बिहार भी बंगाल का हिस्सा बन गया तो उसकी प्रतिष्ठा और महत्व में भारी वृद्धि हुई। इसके बाद हम लोग सरफराज पढ़े थे, जैसा कि सरफराज अभी पढ़ चुके हैं कि सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में हुआ था घेरिया का युद्ध उत्तराधिकार के लिए, तो उसी को आगे देखते हैं। अब देखते किसके मतलब पार्टिकुलर रूप से देखते हैं एक एक के बारे में। अलीवर्दी खान ने घेरिया के युद्ध में 1740 में सरफराज खान को हराकर नवाब का पद हासिल किया, तो यहीं से प्रशासनिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू होने लगी, किंतु अलीवर्दी खान ने अपनी अभियोग्यता के बल पर विरोधियों को उभरने नहीं दिया था। बंगाल की वास्तविक स्वायत्तता की शुरुआत भी इसी के शासनकाल से मानी जाती है, क्योंकि इसने मुगलों के नजराने में भारी कटौती की। अलीवर्दी खां अंग्रेजों की कुटिलता से भी वाकिफ था। अलीवर्दी खां जानते थे अंग्रेजों के बारे में कि ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, वाकिफ थे, और उसने अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया।
ये भी सवाल पूछ सकता है कि किसने अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा है, तो अलीवर्दी खान ने कहा है। ठीक है, अब पढ़ते सिराजुद्दौला। अभी सरफराज पढ़ लिए, अब सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं। सिराजुद्दौला। सिराज के नवाब बनने से दरबार के अधिकांश प्रभावी लोग असंतुष्ट थे, जैसे मैं भी बता चुके हैं कि उसकी मौसी घसीटी बेगम, और उसके विरुद्ध असंतुष्ट को एक बड़ा समूह बन गया, जिसे गद्दी की चाहत के लिए उसकी मौसी घसीटी बेगम व उसका पुत्र शौकत जंग के साथ ही सेनापति मीर जाफर व बंगाल के धनी बैंकर भी शामिल थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला का मतलब कि दुश्मन कौन कौन था। तो एक तो उसकी मौसी हो गई घसीटी बेगम, फिर उसका भाई मौसेरा भाई हो गया शौकत जंग के साथ सेनापति, और अब उसके साथ सेनापति मीर जाफर बंगाल के, और फिर क्या थे बंगाल के जो धनी बैंकर थे, ये सब उसके आपका सिराजुद्दौला के क्या थे, विरोधी थे। वस्तुतः सिराज ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुराने कुलीन वर्गों की जगह नए मिश्रित वर्गों को प्रशासन में शामिल शुरू कर दिया। सिराज ने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी, किंतु अंग्रेजों ने उसकी परवाह नहीं की। तो इस किले का नाम इस किले का नाम अलीनगर रखा। आक्रोशित होकर सिराज ने वहां आक्रमण कर दिया, उस जगह का नाम अलीनगर रख दिया तथा किले की चाबी जो है मानिक चंद्र को सौंप दिया। किंतु कुछ ही दिनों बाद जब क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना टुकड़ी मद्रास से बंगाल आ पहुंची, तो पुराना समीकरण बदल गया, अर्थात अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया, और विवश होकर सिराज को 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसे उसकी किलेबंदी को स्वीकार किया। आगे देखते दोस्तों। 23 जून 1757 को उचित अवसर देखते हुए क्लाइव ने पलासी के युद्ध की नींव रखी। ठीक है, 23 जून 1757 को अच्छा समय देखते हुए क्लाइव ने क्या किया, पलासी के युद्ध का नींव रख दिया, और फूट डालो व राज करो की नीति के तहत असंतुष्ट गुट का समर्थन ले लिया। वास्तव में यह युद्ध न होकर एक छोटी सी झड़प थी, क्योंकि क्लाइव की कूटनीति व षड्यंत्र के कारण युद्ध का परिणाम तो पहले ही निश्चित हो चुका था, और सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात से सैनिकों को मनोबल और छूट गया। सिराज की ओर से केवल मोहनलाल व भीर मदान जैसे अधिकारी ही वीरता से लड़े। तो इसके बारे में तो अभी हम आपको बता चुके थे कि यहाँ पर वो 23 जून 1757 को हुआ था, और इसके तरफ से तो धोखेबाजी किया था आपका उसका मीर जाफर जो उसका सेनापति था। तो ये मतलब कि सिराजुद्दौला के तरफ से कौन थे, सिर्फ मोहनलाल व भीर मदान थे। पलासी के युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, अभी मैंने बताया था आपको जब कहानी सुनाए थे उस समय। पलासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूपांतर एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में हो गया। ठीक है, राजनीतिक कैसे, अब सबके मामले में दखल देने लगा था। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ कंपनी ही चलाते थे, कंपनी की स्थापना करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पलासी के युद्ध के बाद राजनीतिक शक्ति में भी इंटरफेयर करने लगे थे। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने अभी भी बंगाल का शासन अपने हाथों में नहीं लिया, बल्कि वह कठपुतली नवाब बनाने लगा। जैसा कि अभी बताया कि सबसे पहले मीर जाफर को बनाया, फिर उससे पैसा वैसा मांगे, तो उसको लगने लगा कि अब ये ठीक नहीं है, तो उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया था। ठीक है, विशेषता देखते हैं। हॉलवेल नामक अधिकारी ने काल कोठरी की घटना का उल्लेख किया, आगे बता चुके हैं पीछे इससे पहले। हॉलवेल कौन था, एक इतिहासकार था।
जिसके अनुसार कलकत्ता पर आक्रमण के समय सिराज ने अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिससे कुछ ही व्यक्ति जीवित बचे थे। 146 व्यक्ति को बंद किया था, जिसमें 23 ही जीवित बचे थे, ठीक है, और 123 मर गए थे। इस घटना को ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस अन्य विद्वान ने इसका उल्लेख नहीं किया है। अब देखते मीर जाफ़र कैसे मीर जाफ़र का मीर कासिम बना, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसी के बारे में देखते हैं। मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने नया नवाब बना दिया, जिससे पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल 24 परगना की जमींदारी दी, किंतु कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों को जाफ़र उतना लाभदायक नहीं लगा। अभी पीछे पड़ चुके हैं। मतलब जाफ़र उतना लाभदायक नहीं प्रतीत हुआ जितनी कि उनकी अपेक्षा थी, अतः डचों से संपर्क का आरोप लगाकर उसे गद्दी से उतार दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आया आपका मीर कासिम, जो उसका दामाद था। 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया गया। क्लियर, पीछे से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको मीर कासिम ही जो राजधानी को परिवर्तन किया था, मुंगेर लाया था, जो आपका बिहार में है। वे तत्कालीन गवर्नर वेंसीटॉट ने इसे क्रांति कहा। मीर कासिम के पास प्रशासनिक अनुभव था और वह पूर्णिया बिहार का फौजदार रह चुका था। उस समय तक क्या था, वो पूर्णिया जबकि आपका बिहार में है का मतलब कहाँ फौजदारी रह चुका था। अतः शीघ्र ही उसने संकलित कर लिया कि अंग्रेजों केवल बंगाल का शोषण कर रहे हैं और उनकी नज़रों में नवाब का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद दस्तक का दुरुपयोग कासिम व अंग्रेजों के बीच मनमुटाव का एक बड़ा प्रमुख कारण बना। वस्तुतः दस्तक का एक पत्र था, जिससे होने पर व्यापार में चुंगी नहीं ली जाती थी। दस्तक क्या था, एक पत्र था। दस्तक जो था एक पत्र था, जिसके क्या था, व्यापार में चुंगी नहीं ली जा सकती थी। चुंगी मतलब टैक्स नहीं ले सकते थे। कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अभी बताएं राजधानी लाया था तथा अंग्रेजों के नियंत्रण से दूर होकर एक आधुनिक शस्त्रागार भी स्थापित किए, जो कहाँ है, अभी भी आपका मुंगेर में है, जो मतलब कि ये बंदूक वगैरह बनाने के लिए वहाँ पे फेमस है। तो इसको किसने बनाया था, मीर कासिम ने ही बनाया था, मुंगेर में उस समय बनाया था, और जो अभी तक है हम लोग अभी भी पढ़ते हैं उसके बारे में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, वास्तविक युद्ध साबित हुआ, जिसने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की त्रिगुट सेना शामिल थी। ये भी मैंने आपको सब कहानी में बता चुके हैं, बस अभी इसको सिर्फ रीडिंग डाट के एक जगह कर रहे हैं, ठीक है। तो 1764 कितना बार पूछता है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था। तो सबसे पहले हम लोग अवध का नवाब सिराजुद्दौला को देख लेंगे, इसके बाद हम लोग अवध ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट उस समय कौन थे दिल्ली में, तो शाह आलम द्वितीय और एक मीर कासिम खुद का त्रिगुट शामिल हुआ। बक्सर की युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, ये भी पीछे बता चुके हैं, ने किया था तथा यह युद्ध तो बंगाल का गवर्नर कौन था, बेरेलस्ट था। तब बंगाल का गवर्नर इस समय कौन था, बेरेलस्ट था। इसी के बाद जब त्रिगुट सेना हार गया तो एक इलाहाबाद की संधि हुआ था, किसके बीच में, आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में, ठीक है। इलाहाबाद की संधि देखते हैं क्या था, 1765। 64 में बक्सर का युद्ध और 65 में इलाहाबाद की संधि। 1765 की इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव, अवध का नवाब व मुगल सम्राट शामिल हुए और इस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी का अधिकारी अंग्रेजों को सौंप दिया, किंतु अंग्रेजों ने निजाम अभी भी नवाब के पास ही रहने दिया। इस तरह 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासक बना रहा और बंगाल के संसाधनों की भारी लूटपाट की गई। ये भी सवाल कितने बार पूछता है कि द्वैत शासन कब से कब तक था, तो आप लोग याद कर लीजिए 1765 से 1772,
तो इसके बाद तो दोस्तों अवध आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल के बारे में पूरे अच्छे से पहले धीरे से इस वीडियो का आप जो हम कहानी बताएं शुरू में पहले वो देख लीजिए, पहले वो सुन लीजिए अच्छे से ध्यानपूर्वक। उसके बाद इसको पूरा मैंने रीड कर दिया है। ये बहुत अच्छा नोट्स है, इससे आपका सारा सवाल इसी से आता है। बहुत सारे सवाल आपके इससे टिक आउट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं अवध के बारे में बताऊंगी। अवध, मैसूर, पंजाब जितना भी था, हैदराबाद, कैसे कैसे सबका ये हुआ है, उसके आगे मैं वो बताऊंगी। दोस्तों अगर अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।